आज हम लोग एक थीमेटिक फंड के बारे में बात करेंगे। थीमेटिक एक सेक्टरल फंड की कैटेगरी में आता है जो कि फार्मा और हेल्थ केयर से रिलेटेड। हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के फंड्स हैं अवेलेबल आज के डेट में और उस फंड की क्या इतिहास रहा है और किस तरह के इन्वेस्टर्स को इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करनी चाहिए। आगे देखने से पहले काइंडली सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि तमाम नोटिफिकेशन हर वीक में जो 3-4 वीडियो डाली जाती है नई, उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, आज फिर आपके सामने एक नए तरह के फंड के बारे में डिस्कस करने आया हूं। थीमेटिक और सेक्टरल कैटेगरीज के बारे में हम लोगों ने तो पहले भी डिस्कस किया था, मगर इसी कैटेगरीज के अंतर्गत एक खास फंड के बारे में डिस्कस करूंगा। ये फंड है फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर। जैसा कि हम लोग हर कोई जानते हैं कि फार्मा और हेल्थ केयर का हमारे जीवन में एक अलग महत्व है, तो बहुत सारे फंड हाउसेस ने हेल्थ केयर और फार्मा से रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करके डेडिकेटेड एक सेक्टरल फंड बनाया और उस फंड में सिर्फ और सिर्फ फार्मा रिलेटेड फंड्स ही होती हैं। तो आज हम लोग इस पर ही डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी कंपनी के पास इस तरह के फंड्स अवेलेबल हैं और कितने दिनों से फंड्स हैं और किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए फंड होना चाहिए। तो फार्मा और हेल्थ केयर, जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि ये डेडिकेटेड सिर्फ और सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनीज और हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कंपनीज में ही इन्वेस्ट करती है। जब भी हम लोग बात करते हैं कि किसी एक सेक्टर में इन्वेस्ट करती है तो इसका मतलब ये होता है कि निश्चित रूप से यह हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी का फंड है। मगर इसके साथ एडवांटेज ये है कि जब भी ये सेक्टर पर्टिकुलरली फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर चलता है तो निश्चित रूप से उसमें रिटर्न की गुंजाइश भी अधिक होती है। तो अगर हम लोग देखें तो हाई रिस्क और हाई रिटर्न की कैटेगरीज का ये फंड होता है। मगर दूसरा एक एंगल और है, चूंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको इकोनॉमी की उतार चढ़ाव का प्रभाव कंपैरेटिवली कम पड़ता है और इसलिए इसको डिफेंसिव सेक्टर बोलते हैं कि क्योंकि लोग बीमार होंगे तो दवा लेंगे ही और प्रायोरिटीज पे दवा लेंगे ही या हेल्थ केयर की सुविधाएं लेंगे ही। तो इस तरह के फंड्स को डिफेंसिव सेक्टर्स भी कहा जाता है। मगर फिर भी जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि रिस्क और रिवार्ड दोनों ही इसमें बहुत अधिक होती है। तो उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए फंड हैं जो इसके रिस्क को समझें और जिनको लगता है कि इस तरह के फंड में जो हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी की फंड होती है इन्वेस्ट करके हाई रिटर्न जनरेट किया जा सकता है और वो भी बहुत हाई क्वांटिटी में ना लेके अपने पोर्टफोलियो का माना जाता है कि 5-10% से अधिक आपको इस तरह के सेक्टर फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स जब भी मैं बात करता हूं तो ये जनरल बातें करता हूं। आप हर इन्वेस्टर, जो भी दर्शक इस बात को सुन रहे हैं, तो उन्हें अपनी ड्यू डिलीजेंस खुद करने की जरूरत है और अपनी सूटेबिलिटी या तो खुद चेक करें या जो भी इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल के साथ वो काम करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी पे हैं, उनसे बात करके तभी इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करें। अगर आज के डेट में देखें तो तकरीबन 9 फंड्स मार्केट में उपलब्ध हैं इस कैटेगरीज में। कुछ फंड्स तो बहुत ही पुराने हैं जो 10 साल से भी अधिक हो गए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे फंड्स उपलब्ध हैं। तकरीबन 9 फंड्स ऑलरेडी इस कैटेगरी के मार्केट में उपलब्ध हैं। और कौन कौन सबसे बड़े फंड, तकरीबन जैसे 3 फंड तो 10 साल से भी अधिक पुराना हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे निपॉन इंडिया का फंड हो या SBI का फंड हो या फिर UTI के फंड हो, ये तीनों फंड 10 साल से अधिक पुराने हो गए हैं। और सबसे बड़ा फंड भी इनफैक्ट निपॉन का है जिसका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 5000 करोड़ से अधिक है। इसके अलावा ICICI के भी फार्मा फंड है जिसके भी 3000 करोड़ से अधिक एसेट अंडर मैनेजमेंट है। SBI के भी तकरीबन 2000 करोड़ से अधिक एसेट अंडर मैनेजमेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंड्स हैं जैसे कि आदित्य बिरला है, DSP है, IDBI है, मिरेय एसेट्स है, टाटा है और UTI है। ये सारे फंड्स इस कैटेगरीज में उपलब्ध हैं। और अभी लेटेस्ट एक एडिशन और हुआ है इसी कैटेगरी में कि ITI म्यूचुअल फंड भी एक NFO लेके कल ही आई है। तो उनका NFO भी चूंकि जस्ट अभी शुरुआत हुआ है तो 10 रुपया पे वो भी उपलब्ध है जो कि फार्मा और हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में ही पैसा लगाएगा। और ये NFO जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ITI के, वो भी अभी से लेके तकरीबन 1 नवंबर तक NFO के रूप में है और उसके बाद फिर वो ओपन एंडेड फंड के रूप में रहेगा। जितने भी फंड्स की बात कर रहा हूं मैं फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड या फार्मा हेल्थ केयर रिलेटेड फंड्स, वो सारे के सारे फंड्स ओपन एंडेड फंड्स हैं। मगर आइडियल है कि जब भी इक्विटी फंड की मैं बात करूं, चूंकि ये फार्मा एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज की इक्विटी में इन्वेस्ट करता है तो रिस्क हाई होती है, इसलिए लॉन्ग टर्म के प्लानिंग के हिसाब से ही इसमें इन्वेस्ट
करने की सोचनी चाहिए। तो इस तरह के फंड्स हैं और आप अपनी सुटेबिलिटी चेक करके इसको कंसीडर कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई और भी प्रश्न हो तो आप हमारे आके कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, प्रश्न भी पूछ सकते हैं, या कोई और प्रश्न इससे ना रिलेटेड हो कि किसी और चीज़ों से रिलेटेड हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो फार्मा और हेल्थ केयर, जैसे कि मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, आज फिर कहूँगा कि हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाली फंड है और इसमें वही इन्वेस्टर्स जाएं जिनकी रिस्क लेने की क्षमता बहुत अधिक हो। सो थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूँ फार्मा हेल्थ के रिलेटेड फंड्स के बारे में जो जानकारी मैंने आज आपको दी है और तमाम फंड्स के नाम बताए हैं, उससे आपको एक व्यू मिलेगा और उसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी में इसके बारे में सोचेंगे कि जाना है या नहीं जाना है, आपकी सुटेबिलिटी को देखते हुए। चूंकि मैंने आज म्यूचुअल फंड्स की बात की है तो मैं वो डिस्क्लेमर जरूर दूंगा कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। और मैं खुद एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। ये दो डिस्क्लेमर के साथ आज का यही कंप्लीट करता हूं। कोई और प्रश्न, कोई और जानकारी आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो जरूर आएं और कमेंट करें ताकि मैं आपको उनकी जानकारी आने वाले एपिसोड में दे सकूं। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.